हेलो दोस्तों, मैं आरके आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार एसएससी का सीएचएसएल का फॉर्म आ चुका है, जो कि द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए है। और इसका फॉर्म 2023 में ही आया था, बट अभी ये रिवाइज करके आया है, जो कि पहले विज्ञापन संख्या था 2/2023, अभी 223A है। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 15/10 से शुरू होगा, जो कि 25 नवंबर तक चलेगा। इसमें टोटल कितना 23,175 वैकेंसी के लिए अभी इस बार आया है फॉर्म। और जो लोग पहले वैसे अभ्यर्थी जो कि पहले भर चुके हैं इस फॉर्म को, उन्हें दोबारा इस फॉर्म को भरने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वो क्या है। तो अगर आप इंटर पास हैं या उसके समकक्ष, मीन्स आपने डिप्लोमा वगैरह किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम यहाँ पे बात हो रहा है, मैक्सिमम का नहीं। ग्रेजुएट हो, एमएससी किए हुए हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आरक्षण की बात की जाए कि इसमें आरक्षण क्या क्या है, तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण मिल रहा है, वरना आप जनरल कैटेगरी में जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आपको आरक्षण चाहिए तो उसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास बना हुआ होना चाहिए। ये आवासीय प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा आपको एग्जाम के टाइम, फॉर्म भरने समय। उसके साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ अस्थायी निवास मतलब आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो गया। फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो उनको क्रीमी लेयर का पत्र लगेगा, जो भी उसका फॉर्मेट होता है वो लगेगा। आप SC ST से हैं तो SC ST का फॉर्म लगेगा। अगर आप महिला हैं तो आप अगर आरक्षण का दावा कर रही हैं तो आपको जो है वो पिता के नाम के एवं उनके पता से निर्गत OBC होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है वो वहाँ से निर्गत होना चाहिए, ना कि आपके पति के नाम से। उसके साथ ही साथ देखेंगे कि अगर आपने ये जो आपसे सर्टिफिकेट मांगा गया, आपने OBC का सर्टिफिकेट लगा दिया कि मैं EBC में हूँ या BC में हूँ, उसके बाद अगर आपने वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, या फिर आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। उसके साथ ही साथ अगर दिव्यांगजन की बात की जाए तो उन्हें जो है ये फॉर्म खत्म होने के पहले का दिव्यांग प्रमाण पत्र सिविल सर्जन या CMO द्वारा निर्गत होना चाहिए, वो बना हुआ होना चाहिए, जो कि प्रमाण को सरकारी चिकित्सा और ये आपको उस समय वेरीफाई किया जाएगा। अगर आप उसमें संतुष्ट होते हैं, मतलब ये सही माना जाएगा, तभी आपको इसके इफेक्ट में कोटा दिया जाएगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। अगर आपका अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो वो निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण होने की स्थिति में मान्य नहीं होगा और आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा, या फिर आपका कोटा भी कैंसिल किया जा सकता है, आपको एग्जाम से निकाला जा सकता है, हटाया जा सकता है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो श्रुति लेखक के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आपने फॉर्म फिलअप किया उस समय उसमें टिक करना पड़ेगा कि आपको श्रुति लेखक की आवश्यकता है। और महिलाओं के लिए इसमें कितना 35% कोटा है बिहार के लिए, बिहार के जो महिलाएं होंगी उनके लिए। और साथ ही अगर आप भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातनी अगर हैं तो उसके लिए जो आपको कोटा मिल रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए, मतलब ये बनवा के आपको रखना पड़ेगा। उसमें कितना है 0.2% कोटा है। अगर आप थर्ड जेंडर हैं तो आप OBC कैटेगरी में आएंगे। OBC मीन्स EBC कैटेगरी में, पिछड़े वर्ग वाले में, उसका आपको आरक्षण मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप संविदा पे काम कर रहे थे, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो जिस डिपार्टमेंट या जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे सिर्फ उसके इफेक्ट में आपको नियमित नियुक्ति के समय दिया जाएगा। तो जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया उसी में आपको छूट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप कोई लिपिक में जैसे पंचायत रोजगार सेवक के पद पर थे तो उसी पोस्ट पे सिर्फ आपको लाभ दिया जाएगा, अदर पोस्ट पे नहीं। उसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय किए गए दावे के अनुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट हो गया, OBC सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपका उस समय उपलब्ध होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि आपको
फॉर्म भरते समय इसको अपलोड करना होगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय सभी संगत प्रमाण पत्रों को अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभी आपको उसमें क्या करना है कि अभी कोड डालना होगा। जब आप ऑनलाइन वाला मुख्य परीक्षा होगा तो उस समय आपको इसका कॉपी लगाना होगा। फिर बात करते हैं अगर उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा जो है वो 1/8/2025 के आधार पर माना जाएगा, लेकिन 1/8/2015 के आधार पर भी माना जाएगा, क्योंकि इसका देखिए ये फॉर्म आया था 2014 में फर्स्ट इंटर वाला, सेकेंड वाला आ रहा है आपका 2025 में। तो इस डेट से भी माना जा रहा है कि अगर आप 1/8/2025 को अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो और उक्त तिथि का निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो तो भी आपको समान छूट मिलेगा। ये आप 1/8/2015 के आधार पर भी छूट ले सकते हैं। अगर न्यूनतम आयु सीमा की बात की जाए तो वो कितना है, 18 वर्ष है। और अधिकतम की बात की जाए तो अनारक्षित पुरुष अगर होंगे तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब ईबीसी या बीसी से होंगे तो पुरुष और महिला दोनों को 40 वर्ष, अनारक्षित महिला मतलब जनरल कैटेगरी की महिला को 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला दोनों को 42 वर्ष का छूट मिलेगा। और ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा वो किससे, मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा या समतुल्य कोई प्रमाण पत्र। उसके साथ ही साथ इसमें आपका बैठने के अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गई है। मीन्स जैसे आपका बीपीएससी में होता है कि एक सीमा होता है 5 एग्जाम दे सकते हैं, 6 बार एग्जाम दे सकते हैं, 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट, वैसा इसमें नहीं है। इसमें क्या है कि उम्र सीमा नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार सरकार में जॉब कर रहे हैं, बिहार सरकार कोई भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं, तो आप मात्र 5 एग्जाम 5 अवसर ही आपके लिए अनुमान्य होगा। सिर्फ 5 बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी कब से, जब से आपने 12/12/2022 का जो आपका ये आया था नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तब से काउंट होगा। उसके पहले आपने जो भी एग्जाम दिया वो काउंट नहीं होगा। अगर आप डिफेंस पर्सनल है, भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको जितना साल आपने डिफेंस में सर्व किया है प्लस 3 साल, उसमें से आपको पहले घटा लेना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें आपको अभी उम्र मान लीजिए 28 साल हो रहा है और 8 साल आपने डिफेंस में काम किया, तो 8 साल आप घटा के 20 साल आपका एज माना जाएगा। उसके बाद आप अपना कैटेगरी लगा सकते हैं, प्लस 3 साल एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। अगर परीक्षा शुल्क की बात की जाए तो वो कितनी है, मात्र 100 रुपया, प्लस प्रोसेसिंग फ़ी हो गया और उस पर जीएसटी हो गया। और पेमेंट का डेट यहाँ पे दिया हुआ है आपका, वही सेम एग्ज़ाम का डेट का, फॉर्म भरने का जो डेट है उसी के हिसाब से। फिर देखेंगे परीक्षा की प्रकृति, तो वो कैसी है, वस्तुनिष्ठ, मतलब जो आपका प्रथम चरण होगा वो वस्तुनिष्ठ होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन होगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150, जिसमें सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा और मानसिक क्षमता रीजनिंग, इसके क्वेश्चन होंगे टोटल 150, जिसमें सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। और अवधि कितनी होगी परीक्षा की, वो होगी 2 घंटा 15 मिनट। और ये ओपन बुक एग्जाम होगा, इसमें आप 3 पुस्तक ले जा सकते हैं। कितने पुस्तक, 3 पुस्तक ले जा सकते हैं, जिसमें एक समान अध्ययन का होगा, एक गणित का होगा और एक समान विज्ञान का होगा। और तीनों पुस्तक या तो सीबीएसई का होना चाहिए या किसी बोर्ड के टेक्स्ट बुक होना चाहिए। आप गेस्ट पेपर वगैरह ये सब नोट्स हो गया ये सब लेके नहीं जा सकता, ना ही उस पर बुक पे आप कुछ लिख सकते हैं। उस पर आपका रोल नंबर और नाम लिखा हुआ रहना चाहिए बस, और कुछ नहीं लिख सकते हैं। इसके सिलेबस के बारे में दिया हुआ है क्या क्या आएगा, समसामयिक विषय हो गया, भारत और उसके पड़ोसी देश हो गया, समान विज्ञान हो गया, गणित हो गया, समान क्षमता जांच हो गया, ये सब आपका इसका सिलेबस हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आएगा। फिर क्वालिफाइंग मार्क्स होगा एक, वो क्या होगा, जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 हो गया, इसके लिए होगा 34%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32% हो गया, महिला के लिए 32% है और दिव्यांग के लिए 32%। ऑनलाइन का ये तो बता दिया मैंने आपको फर्स्ट में ही। नेक्स्ट है, इससे ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता या उससे संबंधित कौन कौन से पत्र चाहिए, तो यहाँ आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंटर का होना चाहिए, कंप्यूटर अगर आप वो टाइपिंग सीखे हैं उसका होना चाहिए, साथ में आवासीय निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी का अगर आप कोटा लगा रहे हैं तो उसमें चाहिए, फिर दिव्यांगता वाला अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें, ये सब आपको जो भी आपने कोटा लगाया उसका सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। नेक्स्ट है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया सकता है, ये नहीं कि आप 2-3 भर दिए, वैसा नहीं। वैसे करने से क्या होगा कि आपका सभी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, अस्वीकृत करते हुए उनको रद्द कर दिया जाएगा। तो एक उम्मीदवार एक ही फॉर्म भरें। नेक्स्ट है, आपने जो अपना फॉर्म भरा तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, ये सब सुरक्षित रखें। इसका फिर कॉपी आपको दोबारा
आयोग की तरफ से नहीं मिलेगा। साथ ही इसका जो आपने फॉर्म भरा है उसका डुप्लीकेट कॉपी आप सेव करके रख लें। जब प्रथम परीक्षा हो जाएगा तो उसके बाद आपका होगा मुख्य परीक्षा। प्रथम चरण को क्वालिफाई करने के बाद मुख्य परीक्षा और साथ में टंकन और कंप्यूटर जांच होगा। उसी के आधार पर आपका सूची बनेगा जिसके बाद आपको जॉब दिया जाएगा। तो ये इतना ही था, इसका जिस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। विज्ञापन के बारे में ये कौन सा हो गया, द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का हो गया। फॉर्म भरने की अवधि यहाँ पे मैंने लिख दिया 15 अक्टूबर से 2025 से 25 नवंबर 2025 तक। कुल सीट इसमें कितने हो गए, 23,175 के लिए है। ये घट बढ़ भी सकता है, एक्चुअली घटता कम है बढ़ता ही है। शैक्षणिक योग्यता हो गया आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष। उम्र सीमा न्यूनतम अनिश्चित के लिए हो गया ये, और पिछड़ा वर्ग के लिए ये हो गया। परीक्षा शुल्क लिख दिया 100 रुपये। और ये प्रकृति कैसी होगी परीक्षा की, प्रारंभिक परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ ओपन बुक, जिसमें कि 3 बुक आपको ले जाने दिया जाएगा, 150 प्रश्न होगा। और फिर मुख्य परीक्षा और टंकन। और ये जो है आपका जो वस्तुनिष्ठ होगी मतलब MCQ टाइप होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसमें ये ऑनलाइन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, ये बाद में दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।